हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। पता नहीं कब तुम लोग लेक्चर देख रहे होगे ये, तो ऑल द ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। कई बार मैंने देखा है, नोटिस किया है मैंने कि लेक्चर आता है शाम वगैरह को और बाद में फिर बोलते हैं सर हम तो लेक्चर सुबह को देखेंगे। तो सारी ग्रीटिंग तुम सबके लिए। योर अग्रिम सर इज हेयर टू वेलकम यू टू योर द्रोणा बैच अगेन। बढ़िया है सारे के सारे? ऑल गुड, ऑल सेट, सब एकदम बेहतरीन। चलो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम करेंगे लेक्चर नंबर 9। यस, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे हम आज। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने देखा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म में हमने कहा था कि एक बेसिस है जहां एक स्पेशल क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा मेल है या फीमेल। वहां हमने देखा कि कहीं पे उसे X0 सिस्टम कहते हैं, कहीं पे XY सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों ही सिस्टम क्या थे हमारे? मेल हेटेरोगैमिटी के। मेल दो टाइप के गैमीट्स बना रहा था। और एक केस हमने देखा था Z0 ZW वाले, जहां हमने कहा था यस कि वो फीमेल हेट्रोगैमिटी है। वेरी गुड, ठीक, रिवीजन कर रहे हैं अब जाके तुम्हें महसूस हो रहा है कि हाँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। गुड। तो ये चीज हमने देखी थी कि मेल हेट्रोगैमिटी क्या है, फीमेल हेट्रोगैमिटी क्या है। अब उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था म्यूटेशन का। म्यूटेशन की जब हमने बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि कोई भी जेनेटिक चेंज, आपके डीएनए के सीक्वेंस में कैसा भी चेंज आ जाए तो वो चेंज क्या कहला रहा था? म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो एक छोटा सा रिकैप लिख के लेते हैं म्यूटेशन का, क्योंकि आज हमें म्यूटेशन का पार्ट 2 करना है। तो एक पहले छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमने क्या कहा था कि जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, कॉपी नहीं करना है, खाली रिवाइज करा रहा हूं, लिखा हुआ है ऑलरेडी कॉपी में ये। हमने क्या कहा था? म्यूटेशन जीन के लेवल पे हो सकता है, या हमने कहा था कि म्यूटेशन क्रोमोसोम के लेवल पे हो सकता है। जब हमने कहा था कि जीन के लेवल पर है तो हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था सिंगल बेस में म्यूटेशन है तो पॉइंट म्यूटेशन। हमने कहा एक से ज्यादा बेस पेयर अफेक्ट हो रहा है तो ग्रॉस म्यूटेशन। फिर हमने कहा था कि हो सकता है कि खाली बेसिस की अदला बदली हो रही है तो उसको हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। हमने कहा था प्यूरिन हट के प्यूरिन, पायरिमिडीन हट के पायरिमिडीन आ सकता है, या प्यूरिन हट के पायरिमिडीन या पायरिमिडीन हट के प्यूरिन आ सकता है। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन देखे थे अंडर सब्स्टिट्यूशन। और हमने क्या देखे थे? इंडेल म्यूटेशन। इंसर्शन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है। हो सकता है कोई बेस इंसर्ट हो गया, हो सकता है कोई बेस डिलीट हो गया। तो ये सारे के सारे केसेस हमने यहां पर देखे थे। क्रोमोसोम पर जब हम आए थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि क्रोमोसोम पर हो सकता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की दिक्कत हो, या हमने कहा था क्रोमोसोम के नंबर की दिक्कत हो। स्ट्रक्चर वाली दिक्कतें जो थी तो इन्हीं को हमने नाम दिया था क्रोमोसोमल एबरेशंस। इन एबरेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्रोमोसोम का हिस्सा, पूरा हिस्सा क्रोमोसोम का गायब हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको हमने नाम दिया था डिलीशन। फिर हमने कहा अगर कोई क्रोमोसोम का हिस्सा डबल हो गया है तो वो कहला रहा था डुप्लीकेशन। यहां हम एक जीन की बात नहीं कर रहे, यहां हम क्रोमोसोम के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे सेगमेंट की बात कर रहे थे। जीन में सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे थे। फिर हमने कहा ना तो कुछ गायब होगा ना कुछ डबल होगा, लेकिन वो हिस्सा एक क्रोमोसोम से टूट के
दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला जाए तो उसको हमने कहा था ट्रांसलोकेशन, कि अपने क्रोमोसोम से टूट के दूसरे नॉन होमोलोगस पे चला गया। और लास्ट हमने पढ़ा था इनवर्जन, कि क्या अदला बदली हुई है, वो अपने ही क्रोमोसोम पर है, ना गायब हुआ, ना डबल हुआ, ना टूट के कहीं और गया, बट वहीं पर हमने कहा था 180 डिग्री उल्टा हो चुका है। तो ये सारा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, है ना। इतना पार्ट हमने करके देख लिया था। हमने सारे जीन म्यूटेशन देख लिए थे, हमने सारे एबरेशंस देख लिए थे। हमने कहा था जीन म्यूटेशन से होने वाली डिजीज को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलेंगे, वो अभी हमने नहीं पढ़ा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब दिक्कत होती है तो हमने कहा था उनको क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। और इनसे कौन सी दिक्कत आती है? क्रोमोसोमल एबरेशंस वर द मेजर कॉज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स? करेक्ट, कैंसर। वेरी गुड। आज के लेक्चर में जो हमारा आज ही म्यूटेशन पार्ट 2 हम करने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे नंबर्स की दिक्कत। यहां हमने क्या कहा था, इनको हम बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। दीज आर नोन एज जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोम के लेवल पर म्यूटेशन है। जीनोम क्या पढ़ा था हमने? जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर की चीज है। अगर तुम ये एक सवाल पूछ रहे हो कि जीनोम क्या होता है, तो तुम्हारी सारी फाउंडेशन हिल चुकी है, मतलब सारा पुराना धुआं हो चुका है। जीनोम हमने कहा था एक पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? क्रोमोसोम के नंबर्स में। तो ये है हमारे जीनोमैटिक म्यूटेशन जो हमें आज स्टडी करने हैं। ठीक है, तो अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो म्यूटेशन पार्ट 2 हम देख रहे हैं, इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोम के लेवल पर क्रोमोसोम के नंबर्स में दिक्कत होगी। तो आज की डेट डाल के हेडिंग डालेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन, यहां पे क्या होगा? क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? Here we have alteration in number of chromosome। क्रोमोसोम के नंबर्स में दिक्कत है। अब ये दिक्कत क्या हो सकती है? कैसे लिख रहा हूं मैं इसको? मान लो मैं बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा हूं 2n कंडीशन। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल केस हम पढ़ते हैं ना भाई, 2n कंडीशन डिप्लॉयड। तो नॉर्मली यही हमारी ट्रू प्लॉइडी है, यूप्लॉयड कंडीशन। ट्रू प्लॉइडी भाई नॉर्मल केस में हम अगर बात करते हैं प्लांट्स की, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो ज्यादातर मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इनफैक्ट डिप्लॉयड है, 2n है। तो 2n को हम यूप्लॉयड या ट्रू प्लॉइडी मान के चल रहे हैं। अब जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने क्या कहा? नंबर की दिक्कत है। तो कैसे नंबर की दिक्कत आती है? या तो 2n प्लस माइनस में मैं लिख रहा हूं x, 2n प्लस माइनस x। कि कुछ क्रोमोसोम्स कम या कुछ क्रोमोसोम्स ज्यादा हो रहे हैं। 2n प्लस माइनस एक्स, कुछ क्रोमोसोम कम या कुछ क्रोमोसोम नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं। या कंडीशन आती है 2n प्लस
n, 2n में प्लस n। अब ये जो प्लस n होता है, n आपका पूरा का पूरा जीनोम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जीनोम कितने भी नंबर में इंक्रीज हो सकता है, 2n प्लस n और प्लस n और प्लस n और प्लस n। तो ये दो कंडीशंस हम देखेंगे। एक कंडीशन जहां कुछ क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे होंगे, टू एन प्लस माइनस एक्स मतलब सम क्रोमोसोम्स आर लॉस्ट या सम क्रोमोसोम्स आर एक्स्ट्रा। लेकिन 2n प्लस n जब हम बोलते हैं तो यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम इज डुप्लीकेटेड। यहां पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, यहां एकाध क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे होते हैं। तो पहली वाली कंडीशन को हम बुलाते हैं एन यूप्लॉइडी। एन मतलब यहां पे विदाउट, तो विदाउट ट्रू प्लॉइडी, एन यूप्लॉइडी। और यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो 2n से 3n 4n 5n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरे का पूरा जीनोम का नंबर बढ़ेगा। तो 2n प्लस n 3n बन जाएगा, 3n में एक और n आ गया 4n बन जाएगा, एक और n आ गया 5n 6n 7n। तो वो पॉलीप्लॉइड है। पॉलीप्लॉइड में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट ऑफ जीनोम इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं एन्यूप्लॉइड, तो कुछ ही क्रोमोसोम्स या तो घट रहे हैं या कुछ ही क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। तो एक कंडीशन आती है एन्यूप्लॉइडी, एक कंडीशन आती है पॉलीप्लॉइडी। तो दीज आर द टू टाइप्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। पहले वाला फ्लो चार्ट देख लो सिंगल व्यू में, सिंगल व्यू में इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लाइन देखने, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से नंबर्स में चेंज है, कुछ नंबर ऊपर नीचे या पूरे सेट का नंबर ऊपर नीचे। कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी, पूरे सेट के नंबर्स में चेंज आ रहा है तो पॉलीप्लॉइडी। ये दोनों ही क्या है, जीनोमैटिक म्यूटेशन। एनसीईआरटी की लाइन देखो क्या है, एनसीईआरटी ने रीजन दिया है कि एन्यूप्लॉइडी क्यों है, पॉलीप्लॉइडी क्यों है। तो एन्यूप्लॉइडी में ही नीचे ये पॉइंट लिखो, ये प्योर एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, एज इट इज ये एनसीईआरटी की लाइन लिख लो, क्योंकि एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें एज इट इज आंसर पता होना चाहिए, है ना। क्या है, एन्यूप्लॉइडी क्यों हो रही है, क्यों कुछ क्रोमोसोम नंबर कम और क्यों कुछ क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो रहे हैं। तो इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड सेल साइकिल जब चलती है तो क्रोमैटिड को अलग होना होता है। इस तरीके से हम बनाते हैं ना दो क्रोमैटिड, इन दोनों क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलग होना होता है, ऐसे। अगर ये क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो पाती, क्या लिखा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन या लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। अगर ये प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो किसी एक सेल में एक क्रोमैटिड एक्स्ट्रा हो जाएगा और दूसरे सेल से वो वाला क्रोमैटिड या पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन ट्रू प्लॉइडी से हट जाती है, तो वो कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। एज इट इज कॉपी कर लो एनसीईआरटी की लाइन कॉपी में, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड अलग नहीं हो पाते, डायग्राम से समझेंगे इसे। एंड द अदर इज पॉलीप्लॉइडी,
फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 11th में हम क्या पढ़ते हैं? सेल डिवीजन। न्यूक्लियस अलग हो चुका है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन टीलोफेज के बाद। तो इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब एक आध क्रोमोसोम ऊपर नीचे नहीं हो रहा, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए क्या वर्ड लगाया था हमने? जीनोम। फर्स्ट लेक्चर देखो जेनेटिक्स का जाके वापस से, या अपने नोट्स खोलो, मैंने कहा था सबको नोट्स बनाने के लिए अच्छे अच्छे। तो यहां पर हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। कॉमनली प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन प्लांट्स में बहुत कॉमनली पॉलीप्लॉइडीज दिखती हैं। तो एज इट इज ये लाइन, ये रीजंस कॉपी करो, फिर हम इसके बारे में समझते हैं कि एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है। मान लेते हैं मेरे पास एक सेल है। अब ये जो नॉर्मल सेल है, मान लेते हैं इसमें मैंने क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी बना दी। ये भी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। जिसको भी अब यहां डाउट आ रहा है, मतलब फर्स्ट लेक्चर वापस जाके देखना पड़ेगा। तो 2n मतलब क्या है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि पेयर में है। तो 2n इज इक्वल टू 2 मैंने लिख दिया। अब ये जो 2n इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन देखूं तो नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से ये पहले अपनी कॉपीज बनाएंगे। जब एस फेज वगैरह में जाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल केस में कॉपी बनाएंगे। ठीक है। जब इनको सेल डिवीजन कराना होगा, जब इनके अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती है, तो सेल डिवीजन की प्रोसेस के टाइम पर इनको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। नॉर्मल सेल डिवीजन जब चलेगी तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो इनको एक दूसरे से खींच के अलग करा देंगे, तो ये इनका सेपरेशन होने लग जाएगा। सेपरेशन से हमें पता है 2 सेल्स बनेंगे। इस सेल के पास एक क्रोमोसोम 1, इस सेल के पास भी एक क्रोमोसोम 1, और फिर जब वापस से इनका सेग्रीगेशन होगा तो आपके पास फिर से 2 कंडीशंस आएंगी। इस तरीके से ये सब n इज इक्वल टू 1 हो चुके हैं। ये नॉर्मल केस है, अभी सारा नॉर्मल केस देखा है हमने कि 2n इज इक्वल टू 2 था, उनमें क्रोमोसोम की डबलिंग हुई तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए। अब जब मेरा एनाफेज 1 आया तब होमोलोगस पेयर अलग हो जाता है। इस डॉटर सेल के पास एक क्रोमोसोम, इसके पास एक क्रोमोसोम। फिर मुझे पता है कि जब एनाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2 जब चलना होगा तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और हर डॉटर सेल के पास एक ही क्रोमोसोम 1 है। तो इस 2n इज इक्वल टू 2 का एग्जैक्ट हैप्लॉइड वर्जन बन चुका है। ये है सारा नॉर्मल केस। अगर एन्यूप्लॉइडी नहीं हो रही, ये जो पहला केस है यहां पे अभी कोई एन्यूप्लॉइडी नहीं है। ठीक है, आराम से सारा डिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, तो 2n इज इक्वल टू 2 की एग्जैक्ट कंडीशन n इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर यहां पे एन्यूप्लॉइडीज होती हैं, 2 लेवल पे हो सकती हैं।
एनाफेज 1 पे दिक्कत आ सकती है या एनाफेज 2 पे दिक्कत आ सकती है? सिंगल व्यू ले लो इसका, पॉज करके कंप्लीट कर लो ये काम। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि कैसे एन्यूप्लॉइडी जनरेट होगी। एन्यूप्लॉइडी का रीजन होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्या कहा, क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं। जंक्शन मतलब होता है जुड़ा होना, डिसजंक्शन मतलब उनका टूटना, उनका अलग हो जाना। तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, पहले एनाफेज 2 पे, फिर पहले एनाफेज 1 पे, फिर एनाफेज 2 पे। हम क्या लिख रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी क्यों हो रही है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम अलग नहीं हो पा रहे, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज 1। पहले ये कंडीशन देखते हैं कि अगर एनाफेज 1 खराब हुआ तो क्या होता है। इसको कहा जाता है प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। क्या हो रहा है यहां पे, क्रोमोसोम 1 की कॉपीज थी, ये कॉपीज डबल हुई। अब ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि एनाफेज 1 ढंग से नहीं हो पाएगा। इधर से ही स्पिंडल फाइबर्स बने, इस साइड से स्पिंडल फाइबर नहीं बन पा रहा, सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पिंडल बन रहा है। अब होगा क्या, अगर ये सेल आगे डिवीजन में चला गया, अगर ये सेल आगे डिवीजन में चला गया तो क्या होगा। इस तरफ से क्रोमोसोम को कोई अटैच नहीं कर रहा, एक तरफ से है, तो जब इधर से खींचना शुरू होता है ना, तो एक फ्लो, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता ट्रेन पास करती है तो आपको ऐसा लगता है एयर करंट से आप भी हल्का सा खिंच गए, तो बिल्कुल वैसे ही यहां हो रहा है। क्रोमोसोम जब खींचा जा रहा है, इस वाले क्रोमोसोम के पास तो कुछ है ही नहीं पकड़ के रखने को, ये वाला क्रोमोसोम इधर खींच रहा है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये पार्टनर भी इधर ही आ गया। तब ये एक सेल बना है जिसमें क्रोमोसोम 1 की कॉपीज दोनों आ चुकी हैं, और दूसरे वाले सेल में कोई क्रोमोसोम नहीं गया, है ना। अमेजिंग कंडीशन, बड़ी अजीब सी। नॉर्मल केस क्या था कि जब ये सेपरेट होंगे तो एक एक सेल में एक एक क्रोमोसोम गया। यहां हम देख रहे हैं कि एनाफेज 1 में सेपरेशन नहीं हो पा रहा, जो कि होना चाहिए था। तब एक सेल में 2 मेंबर है, एक सेल में कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इनका सेपरेशन एकदम प्रॉपर हो रहा है, एनाफेज 2 इनमें प्रॉपर चल रहा है। अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या दिखा, क्या कंडीशन आ रही है यहां पे। इधर मेरे पास n+1 कंडीशन आ चुकी है, एक क्रोमेटिड के साथ एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा है, एक क्रोमेटिड के साथ एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों कंडीशन है मेरी n+1 n+1, और ये हो गई n-1 n-1। नॉर्मल केस क्या था, n=1, हर एक में एक क्रोमोसोम होना चाहिए था। यहां पे सब में एक एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड है, एक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ चुका है,
तो ये n+1 कंडीशंस, और यहां पे नॉर्मल 1 था, उससे भी एक कम है, तो 0 हो चुके हैं, तो यहाँ n-1 कंडीशन। तो आपको क्या दिखा, n+1 और n-1 कंडीशन बन गई, ठीक है, n+1 और n-1 टाइप की कंडीशन बन गई है। अब नॉर्मल गैमीट्स बन रहे हैं, सिंगल व्यू में देख लो। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एन्यूप्लॉइडी की, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम अभी भी अलग हो नहीं पा रहे, लेकिन एट एनाफेज 2, एनाफेज 2 पे दिक्कत आएगी, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन। एनाफेज 1 की दिक्कत को प्राइमरी, एनाफेज 2 की दिक्कत को सेकेंडरी कहते हैं। क्रोमोसोम 1 थे, ये थे मेरा 2n=2 कंडीशन। एस फेज आया, क्रोमोसोम्स डबल हो गए। एनाफेज 2 एकदम सही चलेगा, सॉरी एनाफेज 1 सही चलेगा, तो ये सेपरेशन प्रॉपर हुआ, तो 2 सेल्स आ जाएंगे एकदम सही सलामत। इसके पास क्रोमोसोम 1 की कॉपी, इसके पास क्रोमोसोम 1 की कॉपी। अब एनाफेज 2 में दिक्कत है, मान लेते हैं एक सेल में नॉर्मल काम चल रहा है, दूसरे सेल में एबनॉर्मेलिटी आ गई। एक सेल में प्रॉपर काम चल रहा है, तो इससे क्या बच्चे बनेंगे, एन वाली कंडीशन आ गई, दूसरे में एबनॉर्मेलिटी है, ये पूरा का पूरा इधर ही आ चुका है, तो ये फिर से क्या बन गया, एन में एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड और ये एन से एक कम। तो वापस से अगेन, अगर प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन है, एनाफेज 1 की दिक्कत है, तो सारे ही प्रोडक्ट खराब बन रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉल्टी, अगर एनाफेज 1 में दिक्कत है। लेकिन यहां मेरा एनाफेज 1 तो एकदम सही से हो गया, लेकिन एनाफेज 2 में दिक्कत आई, एक में सही हो रहा है, एक में खराब हो रहा है, ऊपर वाले में नॉर्मल एनाफेज 2 है, नीचे वाले में अब नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल एनाफेज 2 दिखा रहा है उसमें बच्चे भी नॉर्मल बने, जिस सेल में एनाफेज 2 खराब हो गया उसके प्रोडक्ट खराब हो गए, n+1 n-1 कंडीशन आ गई। एग्जैक्ट हैप्लॉइड कंडीशन नहीं बना है, एक में गेन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, एक से लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यहां पे भी दो में गेन ऑफ क्रोमोसोम है, दो में लॉस ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से जब गैमीट बन रहे होते हैं, एनाफेज 1 में भी एन्यूप्लॉइडी जनरेट हो सकती है, या एनाफेज 2 से एन्यूप्लॉइडी जनरेट हो सकती है, गैमीट खराब बन रहे हैं हमारे, जबकि नॉर्मल गैमीट क्या होना चाहिए था, ये एक हेल्दी गैमीट है जिसमें n=1 होता है। अब इनसे क्या होगा, हमने क्या कहा, नॉर्मल गैमीट क्या है मेरा, नॉर्मल गैमीट है जिसमें क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी है। एबनॉर्मल गैमीट की अगर मैं बात करूं, चाहे एनाफेज 1 में दिक्कत आई हो, चाहे एनाफेज 2 में दिक्कत आई हो, एक एबनॉर्मल गैमीट बना
जिसमें मैंने कहा था 1 की 2 कॉपीज आ चुकी हैं, और एक एबनॉर्मल गैमीट है जिसमें क्रोमोसोम 1 का कॉपी है ही नहीं है, तो ये n-1 हो चुका है। दो कंडीशंस देखी मैंने, n+1 n-1। अब इनका फ्यूजन कराते हैं। अगर ये गैमीट इस गैमीट से फ्यूज होगा तो जाइगोट कैसा हो जाएगा? क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी यहां से आई, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी यहां से आई, तो n गैमीट और n+1 गैमीट से तुम्हारे पास क्या आ गया? अगर मैं देखूं तो इतना पार्ट मेरा क्या है, यह है 2n, और इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। इन कंडीशंस को हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। दीज आर नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। और इस वाले सेल में क्या होगा? ऊपर से तो कोई क्रोमोसोम नहीं आया, इस वाले साइड से एक क्रोमोसोम आया है। 2n होने के लिए 2 क्रोमोसोम चाहिए थे, तो ये 2n-1 रह गया। इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। तो ये है एन्यूप्लॉइडी की दो कंडीशन, कहीं पे गेन ऑफ क्रोमोसोम, कहीं पे लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो 2n+1 हो सकता है, 2n-1 हो सकता है। ठीक है, नंबर में चेंज आ रहा है तो जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या हो रहा है? एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम के नंबर्स में सेग्रीगेशन खराब हो रही है, सेग्रीगेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर एन्यूप्लॉइडी पूरी एब्सेंट है, एनाफेज 1 परफेक्ट, एनाफेज 2 परफेक्ट, तो ये एक एक क्रोमोसोम सब में होने चाहिए थे, अगर नॉर्मल कंडीशन ये है। एनाफेज 1 में दिक्कत है तो सारे बच्चे खराब हैं। इनमें क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपीज आ चुकी हैं, इनमें से कॉपी गायब है। एनाफेज 2 में दिक्कत आती है तो जिस सेल में दिक्कत है वहीं पे खराब गैमीट्स बन रहे हैं, बाकी दोनों गैमीट परफेक्ट बन रहे हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा गैमीट किससे फ्यूज होता है। नॉर्मल गैमीट n+1 से फ्यूज होगा तो सेल में 3 कॉपी हो चुकी है क्रोमोसोम 1 की, 1 और 1 से 2n पूरा हो चुका है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, तो 2n+1। यहां पर क्रोमोसोम की कॉपी गायब है, एक पेरेंट से एक ही क्रोमोसोम बनाया, तो अब 3 की जगह एक कॉपी रह गई, मोनोसोमी। 2n में से एक कम, 2n=2 होना चाहिए था, यहां पे एक ही क्रोमोसोम में 2n-1 कंडीशन आ गई। तो एन्यूप्लॉइडीज के अंदर ये चीजें जनरेट होती हैं, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये है एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस। ठीक है, इस डायग्राम से भी देख सकते हो, इन्होंने दिखाया कि क्रोमोसोम 1 मान लेते हैं 2 कॉपी में। अब इन्होंने क्या दिखाया है कि पहला वाला जो डिवीजन है वहीं पे नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन मतलब नहीं, डिस मतलब अलग होना, जंक्शन मत का मतलब जुड़ाव का। तो ये पहला केस है, एनाफेज 1 में दिक्कत आ गई है, तो एक डॉटर सेल से क्रोमोसोम्स गायब, इसी में दोनों क्रोमोसोम्स आ गए। फिर नॉर्मल एनाफेज 2 चल रहा है, तो इनके पास क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज, इनमें से एब्सेंट। नॉर्मल हैप्लॉइड गैमीट ये रहा, तो अब इन्होंने दिखा दिया कि ट्राइसोमी कंडीशन और मोनोसोमी कंडीशन आ जाती है। यहां पे क्या हो रहा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में नॉर्मल केस है, तो ये नॉर्मल बने, एक में नॉर्मल डिसजंक्शन हुआ, तो एक एक क्रोमोसोम पास हुआ, तो नॉर्मल डिप्लॉयड बच्चे पैदा हो गए। ये नॉर्मल बच्चे, इनको डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वापस से एक में n+1 और एक में n-1 कंडीशन आ गई। यहां पर दोनों में n+1 कंडीशन है, n-1 कंडीशन है, तो एक बच्चे में ट्राइसोमी, एक बच्चे में मोनोसोमी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से एन्यूप्लॉइडीज क्रिएट होती हैं।
तो एनसीईआरटी ने हमें बताया है ट्राइसोमी मतलब 2n+1। कोई एक क्रोमोसोम है जो एक्स्ट्रा हो गया है, तो किसी एक क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। फ्लोचार्ट बना लो इसका। एलोसोमिक मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। एलोसोम हमने कहा था सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, या एक कंडीशन है जहां एक्स 3 बार हो जाता है, इसे सुपर फीमेल कहा जाता है। एक कंडीशन है जहां वाई 2 बार हो जाते हैं, इसको सुपर मेल। या क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। और एनसीईआरटी ने जो कंडीशन बताई है वो है एक्स एक्स वाई कंडीशन, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम 3 बार हो चुके हैं, या तो 3 बार एक्स हो गया, या एक्स के साथ 2 बार वाई हो गया, या 2 एक्स के साथ 1 बार वाई आ गया, इसको क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। तो यहां पे टोटल क्रोमोसोम नंबर आपके 47 बन जाते हैं। तो या तो 47 कॉमा एक्स एक्स वाई लिखते हैं, या 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो 44 ऑटोसोम्स प्लस 45, ये 46, ये 47 क्रोमोसोम। या ऑटोजोमिक, हमने कहा था ऑटोजोम बोलते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम को। स्टार मार्क लगा दिया एनसीईआरटी वाले पे। डाउन सिंड्रोम, मोंगोलिज्म कहते हैं, यहां पे भी क्रोमोसोम 47 ही होंगे। जब भी हम ट्राइसोमी की बात करते हैं और जब भी हम ह्यूमंस की बात करेंगे, तो यहां पे टोटल क्रोमोसोम हमेशा कितने रहेंगे? 47। नॉर्मल ह्यूमन 2n=46 है, तो 2n+1 हमेशा 47 ही रहेगा, चाहे एक्स एक्स वाई हो, चाहे एक्स 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 हो, चाहे एक्स वाई वाई हो। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 3 बार हो जाता है, तो 47 कॉमा करके लिखते हैं, या 44 प्लस 21 21 21। 21 क्रोमोसोम नंबर का नाम है, 21 को ऐड मत कर देना 3 बार, ठीक है। 21 क्रोमोसोम नंबर जो है वो 3 बार हो चुका है। और ऐसे ही अगर क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी है, क्रोमोसोम 13 3 बार हो जाए तो एक सिंड्रोम होता है पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम 18 3 बार हो जाए तो उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये अलग अलग केसेस हैं, तुम्हें ये दो स्टार मार्क वाले याद रखने हैं। क्या है ये दोनों? ट्राइसोमीज। यहां पे क्रोमोसोम्स 3 बार हो चुके हैं। ऐसी ही कंडीशन आती है मोनोसोमी, 2n-1। इसका एक ही एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें देयर इज अ लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, तो इसको हम लिखते हैं एज 44 प्लस एक्स, या 45 क्रोमोसोम्स लिख के x0। ये कंडीशन है, सेक्स क्रोमोसोम है ये भी, सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये भी हमारा क्या है? एलोसोमिक। एलोसोमी मतलब सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो एनसीईआरटी में 3 ही चीजें हैं, क्लाइनफेल्टर्स, एलोसोमिक ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमिक ट्राइसोमी, ऑटोसोम मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम, एंड टर्नर सिंड्रोम है आपके पास एलोसोमिक मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, यहाँ पे 46 की जगह 45, ट्राइसोमी में 46 की जगह 47। तो एक बार ये फ्लो चार्ट भी देख लो।
पॉज करके कंप्लीट कर लो अगर काम नहीं हुआ तो, फिर ये पॉज करके देख लो और लिख लो, फिर एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। प्योरली एनसीईआरटी की लाइंस को याद रखना है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, डाउन सिंड्रोम। कॉपी में लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, बिल्कुल आपकी मर्जी है। कॉपी में लिखने का मन है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से याद कर सकते हो। तो पहला है डाउन सिंड्रोम। क्यों हुआ ये, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, ट्राइसोमी ऑफ 21। सब कुछ परफेक्ट है, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब डिप्लॉयड कंडीशन में है। 21 3 बार है, 22 2 बार। अब मेल है तो XX, फीमेल है तो एक्स, सॉरी मेल है तो XY, फीमेल है तो XX। सिर्फ 21 3 बार है तो उससे ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था तो इसलिए नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। अब क्या क्या होते हैं जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, शॉर्ट स्टैचर्ड, हाइट छोटी रह जाती है, उनका पूरा जो सर है वो थोड़ा छोटा और गोल सा हो जाता है। फरोड टंग, जैसे जीभ होती है, जीभ में हल्का सा गड्ढा सा होता है, छेद नहीं है, कहीं जाके तुम्हें कोई डाउन सिंड्रोम मिले तुम बोलो मुंह दिखाओ खोल के, छेद नहीं है, गड्ढा सा बन जाता है जीभ पर। पार्शली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला रहता है। बहुत चौड़े चौड़े इनकी हथेलियां हैं। इनके हाथों पर, जैसे हमारे हाथ में लकीरें हैं ना, इनके हाथ में बहुत यूनिक सी अलग से एक लकीर आती है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकली जैसे आप जितनी बार भाग दौड़ वगैरह कर सकते हो। साइकोमोटर, साइको मतलब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेंटल डेवलपमेंट, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह थोड़ी सी रिटार्ड हो सकती है। दे आर नॉर्मल इन द सेंस ये सारे काम कर सकते हैं, आप उनको सिखा दो वो सारे काम कर लेंगे। तुमको बोलो सब्जी कैसे काटते हैं वो सीख जाएंगे, तुम उनको लिखना सिखा दो वो सीख जाएंगे, बट वो बहुत स्लोली स्लोली सीखेंगे। हो सकता है कि तुम एज अ नॉर्मल पर्सन तुम 25-30 किलो आराम से उठा लो, वो हो सकता है ना उठा पाए इतना भारी, बट तुम उनसे छोटे 10 किलो की चीजें उठवा लो वो उठा लेंगे। तो चीजें रिटार्ड है, स्लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, एब्सेंट नहीं है इनके अंदर। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल्ड टंग, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। बहुत सारी चीजें डायग्राम से आती हैं, तो ये हार्ट डिजीज वाला पॉइंट, रिंकलिंग वाला पॉइंट, फ्लैट फेस, फ्लैट हेड, लूप्स वाले पॉइंट, ये टेक्स्ट में नहीं है तो ये डायग्राम से याद रखना है। ये है इनका कैरियोटाइप। जब आप किसी को देखते हो, आपने कैरियोटाइप होता है, इसको कैरियोटाइप कहते हैं, क्रोमोसोम्स को जब आप अरेंज करके रखते हो और आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम 21 3 बार है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब ये फीमेल का कैरियोटाइप है, एक ऐसी फीमेल जिसको डाउन सिंड्रोम है। तो क्रोमोसोम 21 3 बार है, तो आप देख के बता सकते हो। जुअलॉजी में आप पढ़ते हो ना, एमनियोसेंटेसिस वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनसे आप ये चीजें करा सकते हो, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बाय बर्थ पता करा सकते हो। इस टाइप के आपने लोग देखे होंगे कभी ना कभी, ऐसा सा फेस कट होता है इनका। जितने भी डाउन सिंड्रोम वाले मेंबर्स हैं उनकी ये फिजिकल अपीयरेंस बहुत यूनिक है नॉर्मल ह्यूमन से। इनमें हमेशा ऐसा सा आपको फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखता है थोड़ा थोड़ा, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो चेहरा थोड़ा सा फ्लैट, अब इनकी जो आंखों का लुक है ना वो थोड़ा मंगोलियन लुक पे है, जैसे चंगेज खान वगैरह की फोटो आती थी ना मंगोलियंस की पहले हिस्ट्री बुक में, तो वैसा सा लुक है, इसीलिए इस डिजीज को मंगोलिज्म कहते हैं।
नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47, XXY। यहां पे टोटल क्रोमोसोम 47 है और वो 47 होते कैसे हैं? XXY की वजह से। ऐसे मेंबर्स में, क्योंकि देखो Y क्रोमोसोम तो है, हमने कहा था जब सेक्स डिटर्मिनेशन होती है और अगर यहां पे Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगी, मेल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हाउएवर 2x की वजह से फेमिनिन कैरेक्टर्स भी दिखते हैं, जैसे इनमें नॉन फंक्शनल ब्रेस्ट बनते हैं, नॉन फंक्शनल ब्रेस्ट। जैसे फीमेल डेवलपमेंट में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, बट इनमें होती है। इसी कंडीशन को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। XXY कंडीशन है, Y की वजह से डेवलपमेंट मेल तो होने लग गई, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स आगे डेवलप नहीं होते। इनका जो टेस्टिस है, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट खराब हो जाता है, तो ये स्टेराइल इंडिविजुअल्स हैं, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते। डाउन सिंड्रोम वाले मेंबर्स स्टेराइल नहीं थे। डाउन सिंड्रोम में कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि वो स्टेराइल है, वो नॉर्मल शादी कर सकते हैं, वो नॉर्मल बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। यस, डाउन सिंड्रोम वाले मेंबर्स के जो आगे की जनरेशन है, कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा ही डाउन सिंड्रोम हो। डाउन सिंड्रोम के बच्चे नॉर्मल बिल्कुल पैदा हो सकते हैं, लेकिन क्लाइनफेल्टर तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, स्टेराइल इंडिविजुअल है। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं विद फेमिनिन कैरेक्टर। यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे प्रॉपर बेस्ट डेवलपमेंट है। टेस्टिकुलर डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता, यहां पे स्पर्म डेवलपमेंट, टेस्टिस डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता। अब यहां पे क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम 21 नॉर्मल है, 13 नॉर्मल है, 18 नॉर्मल है, लेकिन 2x के साथ एक y की वजह से ये मेल डेवलपमेंट पे जाते हैं, बट 2x होने की वजह से फेमिनिन डेवलपमेंट होता है, खिचड़ी बन जाती है, कुछ भी ढंग से नहीं होता, तो इसकी वजह से ये स्टेराइल रह जाते हैं। ठीक है, अनदर कैरियोटाइप टू शो XXY कंडीशन। क्यों हुआ ये? तो ये है इसका क्रोमोसोमल मैकेनिज्म। मान लेते हैं ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, सेपरेशन हुआ, एक्स गया एक में, वाई गया एक में। यहां सेपरेशन हुआ एक्स एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स वाई वाई नॉर्मल स्पर्म बन गया। ठीक है, अब फीमेल है जिसके पास 2x क्रोमोसोम है, एनाफेज 1 में सेपरेशन नॉर्मल हुआ, इधर एनाफेज सही चल रहा है, इधर एनाफेज 2 खराब हो गया, तो इधर नहीं है कुछ भी, और इधर ये 2x आ चुके हैं एक ही सेल में। इसकी फर्टिलाइजेशन अगर इससे हो जाए तो x x और y की कंडीशन आ जाएगी, तो जाके हमारे पास ये केस बन जाएगा क्लाइनफेल्टर। ठीक है, अगर फ्यूजन इसका हो गया, इसका और इसका फ्यूजन, तो कंडीशन x0 बन जाएगी। ठीक है, तब x0 कंडीशन बन सकती है। ठीक, अगर ये वाला x इसके साथ चला जाता तो वो XXX सुपर फीमेल कंडीशन बन जाती। ठीक है, y नॉर्मली सेपरेट हुआ है तो XYY कंडीशन यहां से नहीं बन रही, वरना वो भी आ सकती है। तो इस तरीके से क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर्स सिंड्रोम क्रिएट होते हैं। x XX के साथ चला जाए तो सुपर फीमेल, XX वाला y के साथ चला जाए तो XXY क्लाइनफेल्टर, बिना x वाला नॉर्मल x के चला जाए तो X0 टर्नर्स, y वाला बिना x के साथ चला जाए तो वो जाइगोट ही डेवलप नहीं होगा,
एब्सेंस ऑफ एक्स में डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं। यहां पे हम टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं। टर्नर्स में क्या कहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स। तो 45 है विद एक्सो कंडीशन, तो या तो आप 45 कॉमा लिख के एक्स लिख लो, या 44 लिख के प्लस लगा के एक्स लिख लो। ठीक है, अगेन ये फीमेल है क्योंकि वाई नहीं है तो कोई मेल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये एक एक्स की कमी की वजह से स्टेराइल हो जाती हैं। रूडिमेंट्री ओवरीज, जैसे एक्स एक्स वाई के मेल में टेस्टिस या टेस्टिकुलर डेवलपमेंट खराब हो चुका है, ऐसे इनकी ओवरीज खराब है तो ये भी स्टेराइल हो जाती हैं। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, और इनके कैरियोटाइप में अकेला एक्स है, वाई भी नहीं है। वाई होता तो मेल बन जाता प्रॉपर, एक एक्स होता तो प्रॉपर फीमेल बन जाती, एक्स के साथ एक और वाई होता तो खराब मेल बन जाता। ठीक है, ट्रिपल एक्स में दिक्कत नहीं आती, एक्स वाई वाई में दिक्कत नहीं आती। टर्नर्स वाले मेंबर थोड़े से बचपन में ऐसे दिखते हैं। इनकी ये जो नेक वाला चीज है ना, ये एकदम बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इनके लिए, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। साइड में नेक की मसल्स ऐसे डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स एनसीईआरटी से करने हैं। एक्स वाई वाई को क्रिमिनल क्यों कहते हैं, ये सवाल आया ना कहीं से, सोचा सोचा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि एक्स वाई वाई को क्रिमिनल क्यों कहते हैं। वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, उससे थोड़ा मैस्कुलिन नेचर वगैरह डिसाइड होता है। अब होता क्या है, एक स्टडी हुई थी एक जगह पे, एक टाउनशिप में एक जगह पे ये स्टडी हुई, तो उन्होंने देखा बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं ना वहां पे, मोस्ट ऑफ देम दे हैड वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स, सॉरी वाई। तो वहां से इसका नाम पड़ गया था क्रिमिनल सिंड्रोम। ज्यादा वाई होने से ना ज्यादा एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग मेलनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा उधम काटने लगते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आता है, ऑल्टर मतलब चेंज आना, ऑब्वियसली उसकी वजह से जीनोटाइप और उसकी वजह से फिनोटाइप में चेंज आ जाता है। फिर हमने ये लाइन पढ़ ली थी ना, रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन से भी वेरिएशंस आते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डीएनए हीलिक्स में होता है। ठीक है, क्रोमैटिड्स होते हैं पूरे, कैसे, हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। क्या लिखा है, लॉस मतलब डिलीशन या गेन, इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन क्रोमोसोम। यहां जीन का इंसर्शन डिलीशन नहीं है, क्रोमोसोमल सेगमेंट का है। ठीक है, क्रोमोसोम के सेगमेंट का डिलीशन या सेगमेंट का इंसर्शन है, डुप्लीकेशन है पूरा। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो ऑब्वियस है कि क्रोमोसोम के दिक्कत से एबरेशंस आती हैं, और इनसे ही सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग चीजें होती हैं। फिर क्या लिखा है इन्होंने, म्यूटेशन कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, मतलब खाली जीन के अंदर एक बेस पेयर का चेंज है, तो इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया याद रखना है। अब यहां पे क्या लिखा है इन्होंने, ये डिलीशन इंसर्शन जीन के लेवल का है, ये क्रोमोसोम वाला नहीं है। अब बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मतलब जीन का लेवल, तो हमने कहा था इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आएंगे जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या लिखा है, पूरा मैकेनिज्म यहां नहीं पढ़ना। फिर लिखा है देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, इनको म्यूटाजेन कहते हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को म्यूटाजेन कहते हैं। ये कॉपी में लिख लो, म्यूटाजेन आर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट लिखा है ना, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, केमिकल एजेंट भी हो सकता है। केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर म्यूटाजेंस कहला रहे हैं। इसमें से जो यूवी रेज हैं
वो इसके अंदर आती हैं, फिजिकल फैक्टर के अंदर। केमिकल फैक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो एनसीईआरटी ने कहा है कि वो डिस्कशन के स्कोप के बियॉन्ड है। एक बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक्रिडीन्स करके केमिकल होते हैं, वो कॉज कराते हैं। HNO2 नाइट्रस एसिड ये करा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बेस एनालॉग्स होते हैं, बेसिस की मिलती जुलती हम शक्ल होती हैं, बट वो गलत गलत काम करा देती हैं, गलत पेयरिंग करा देती हैं। तो इनको पढ़ना नहीं है, बस है मेंशन केमिकल तो बस लिख दिया है। एक्रिडीन्स, HNO2, बेस एनालॉग्स ये सब होते हैं केमिकल्स। तुम्हें एनसीईआरटी ने क्या लिख के दिया है? यूवी रेज। तो बस तुमसे यूवी रेज ही पूछी जाएंगी। स्किन कैंसर इसलिए कॉज करते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे म्यूटेशंस। ठीक, पॉलीप्लॉइडी की जहां तक बात है, तो पॉलीप्लॉइडी में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पॉलीप्लॉइड में बस हमें क्या याद रखना है कि मान लो नॉर्मल सेल है ये इस तरीके से। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस वगैरह हुए, डिविजन्स वगैरह हुए, तो जब साइटोकाइनेसिस होती है, डिवीजन होती है, तो डिवीजन से क्या होगा? ये एक सेल बनेगा, इसमें 1 की कॉपी, ये मान लो 2n है। ये दूसरा न्यूक्लियस 1 की कॉपी, ये भी 2n है। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे नॉर्मल केस बनाना हो तो ये नॉर्मल केस था मेरा 2n का। डुप्लीकेशन हुई तो ये केस हुई, सारा टीलोफेज वगैरह चलेगा तो ये दो कंडीशन बन जाती है टीलोफेज के एंड में। अब कायदे में साइटोकाइनेसिस होती तो ये दो न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, नहीं हो रहे अलग। तो अब इसी सेल के अंदर 2n और 2n के दो दो न्यूक्लियस हैं। ये 2n न्यूक्लियस भी सेल के अंदर, ये भी इसके अंदर, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। तो ये क्या हो चुका है? पॉलीप्लॉइड। इसमें टोटल डबल डबल सेट आ चुके हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा था कि ये पॉलीप्लॉइड्स जनरली प्लांट में कॉमन होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर दे आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक, तो पॉलीप्लॉइड में और कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, इतना ही याद करना है। क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्वेश्चन देख लो सिंपली। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स इज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा एक्स है, क्लाइनफेल्टर। ये ब्लीडर्स डिजीज अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, हीमोफीलिया कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स नहीं था। अगर डाउन सिंड्रोम किसी फीमेल को है तो वो XX है विद 21 की 3 कॉपीज। अगर वो मेल है तो वो XY होगा विद 21 की 3 कॉपीज। और टर्नर में एक ही X था। क्या होगा पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम? क्या होगा? 45 ऑटोजोम्स थे? नहीं। 44 ऑटोजोम्स थे विद XYY? नहीं। 45 ऑटोजोम्स नहीं, 44 ऑटोजोम्स है विद अ सिंगल X। तो ये हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन पूछा है। कई लोग होते हैं ना मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। तो इनके अंदर क्या है? कहां पे हमने देखा मेंटल रिटार्डेशन हो रही है? किस वजह से? इंक्रीज इन X, इंक्रीज इन Y, इंक्रीज इन नंबर ऑफ Y, इंक्रीज इन नंबर ऑफ X। तो कहीं पे भी हमने देखो साइज तो नहीं पढ़ा ना, साइज का रिलेशन तो कहीं भी नहीं आया। यहां पे मेंटल रिटार्डेशन इन मैन पूछा है, तो ये एक ही केस हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ X। नॉर्मल XY के साथ एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो दैट वाज इट। तो आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे, एक लेक्चर में हमने देखा कि म्यूटेशन जो है जीन के लेवल पे कैसे कैसे हो सकता है, कितने नंबर में और क्यों।
फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्रोमोसोमल एबरेशंस, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दो केसेस हैं। क्रोमोसोम का पूरा सेट इंक्रीज हो गया तो वो पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं, एक आध क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे है तो वो एन्यूप्लॉइड्स कहलाते हैं। और एन्यूप्लॉइड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही चीज करनी थी, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है तो इसलिए दूसरे में एक क्रोमोसोम नंबर कम होके मोनोसोमी बन जाता है। ठीक है, प्योर एनसीईआरटी करना, तुम्हारा नीट 100% निकलेगा। तुम लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन लेक्चर्स में, इन नोट्स में तुम्हें नीट तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे बॉटनी में, नीट में यहां से जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन निकलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हें नोट्स में मिलते जाएंगे, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा जेनेटिक्स में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो जीन म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। ठीक है, टिल देन स्टडी हार्ड, बिल्कुल घबराना नहीं है, फुल फेथ, फुल ट्रस्ट मैं भी तुम पे रख रहा हूं। मेरा पूरा फेथ और ट्रस्ट है तुम पे कि मैं जितने मन से तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम उतने मन से नोट्स बना रहे हो सुंदर सुंदर, और तुम सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहा घर में पापा मम्मी को नोट्स पकड़ाओ, बोलो मुझसे सुन लो सारा का सारा। ठीक है, टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू, टेक केयर।